ये कहानी दीपक की कहानी है और इससे पहले हम दीपक की इस बहुत ही खौफनाक कहानी की तरफ बढ़ें। अगर आप में से किसी ने भी अब तक इस ऑडियो को लाइक नहीं किया तो मुझे सपोर्ट करने के लिए इस ऑडियो को लाइक कर दें। ये उस दौर की कहानी है, यानी जिस दौर में यानी 1978-79 में जब मैं खिलौने फरोख्त करके अपने घर वालों का पेट पाला करता था। मेरा ताल्लुक राजस्थान के करीब एक छोटे से गांव से था और सच्ची बात यह है कि गांव के माहौल में या गांव के अंदर इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद नहीं होती। तो अक्सर ऐसा होता है कि जो गांव के लोग हैं वो रोज़गार के लिए शहर या दूसरे गांव की तरफ रुख किया करते हैं। वैसे ही कुछ मेरे साथ था। मैं भी अक्सर ऐसा होता है कि अपने गांव से बच्चों के खिलौने या इस तरह की चीज़ें लेके बेचने के लिए कभी स्टेशन, कभी दूसरे गांव और कभी करीबी मौजूद शहर में जाया करता था। खैर कुछ अरसे के तजुर्बे के बाद मुझे यह अंदाज़ा हुआ कि जितना सामान या जितना मुनाफा मुझे स्टेशन के पास मिल जाता है, इतना ज़्यादा मुनाफा मुझे किसी और जगह नहीं मिला करता। अब मैंने यही डिसाइड किया कि रोज़ाना अपने बर्तन या खिलौने वगैरह बनाने के बाद सुबह 4-5 बजे तक निकल जाऊंगा और 1-1.5 घंटे का सफ़र तय करने के बाद सीधा स्टेशन पहुंच जाऊंगा। अब हम गांव के लोग थे, गरीब लोग थे, हमारे पास ना ही किराया था। हम कोशिश किया करते थे कि ज़्यादातर जो सफ़र है उसको पैदल ही तय कर सकें। शुरू शुरू में कभी कभी मुझे दुश्वारी महसूस होती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरी आदत हो गई और मैं सुबह 4 बजे, 4:30 बजे 1 घंटे का सफ़र करने के बाद स्टेशन की तरफ पहुंच जाया करता था। तो वैसे ही एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं उठा तो मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं था। मेरा ख्याल था कि रात के तकरीबन 3, 3:30 बजे होंगे और मैंने जो भी अपना सामान वगैरह था उसको समेटा, खिलौने एक टोकरी के अंदर रखे और उस टोकरी को अपने सर पे रखने के बाद आहिस्ता आहिस्ता अपने इस गांव से स्टेशन की तरफ रवाना हो गया। ऐसा नहीं था कि इससे पहले मैंने अंधेरे के अंदर सफ़र नहीं किया था, लेकिन आज जब मैं अपने घर से निकला और जैसे ही मैं इस वीरान सर्द रास्ते से गुजर रहा था तो मुझे कुछ अजीब सा खौफ सा महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था इस सर्द माहौल में, इस वीरान रास्ते में कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो बहुत ही अजीब है। ये जो वीरान रास्ता था, इस रास्ते में कच्चा पक्का रास्ता तो था ही, इसके साथ साथ कुछ खेत थे। इसके अलावा कुछ इस तरह का एरिया था जिसे आप बंजर बयाबान एरिया कह सकते हैं और इसको क्रॉस करने के बाद बिलाखिर स्टेशन का हिस्सा शुरू हुआ करता था। खैर जैसे ही मैं खेतों को क्रॉस करने के बाद उस तरफ आया जहाँ पे ज़रा बंजर या मैदानी इलाका मौजूद था, तो मैंने कच्चे पक्के इस रोड की तरफ ही या इस रास्ते के ज़रिए ही चलना बेहतर समझा। मैं आहिस्ता आहिस्ता इस कच्चे पक्के रास्ते पे चलता हुआ आगे बढ़ रहा था कि इसी दौरानिए में मुझे ऐसा लगा कि मेरे रास्ते में, यानी जहाँ से मुझे अभी गुजरना है, आगे दूर शायद कोई आदमी खड़ा हुआ है। अच्छा अजीब बात ये थी कि जब मैं इस आदमी को देखता तो मुझे ऐसा लगता जैसे बहुत ही कोई लंबा, बहुत ही कोई चौड़ा आदमी है। जाहिर सी बात है मुझे दूर से ही दिखाई दे रहा था, लेकिन बात ये भी थी कि उसने अपने आप को शायद सर्दी की वजह से एक सफ़ेद कलर की शॉल के अंदर लपेट रखा था। ये बड़ी नॉर्मल सी बात थी। गांव के लोग अक्सर सर्दी से बचने के लिए ख़ास तौर पे अपने सर का या अपने सीने का ख्याल रखा करते थे। खैर मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे ये जो वजूद था ये मेरे सामने वाज़े होता चला जा रहा था। एक वक्त ऐसा आया कि मुझे ऐसा लगा ये जो आदमी है ये इस कदर लंबा हो चुका है कि शायद इसका जो कद है वो 7 फीट के दरमियान है। खैर इसी दौरानी में मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। ये जो आदमी था, हालांकि इसने एक चादर या शॉल के ज़रिए अपने पूरे जिस्म को ढांप रखा था, लेकिन कुछ अजीब सा, कुछ फिगर सा मुझे दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जिस तरह से इसने चादर को ओढ़ रखा है, इसके कंधे, इसके शाने, इसका सीना मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन अजीब बात यह थी कि इसकी गर्दन या गर्दन के ऊपर का हिस्सा मैं नहीं देख पा रहा था। अब तक यही ख्याल था, यही उलझन थी कि शायद अंधेरा बहुत है और इसका जो कलर है वो बहुत ज़्यादा गंदुमी या काला कलर है,
जिसकी वजह से इसके चेहरे के जो फेशियल एक्सप्रेशन हैं या जो चेहरा है वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जैसे ही मैं मज़ीद आगे बढ़ा, आगे बढ़ते बढ़ते जब मैंने उस वजूद पे मज़ीद गौर किया तो वाकई में ऐसा ही था कि इस आदमी का निचला हिस्सा यानी गर्दन से नीचे जो हिस्सा है वो मौजूद था, जबकि जो ऊपर का हिस्सा है वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। अगर ये एक हकीकत थी तो बड़ी खौफनाक हकीकत थी, और इस हकीकत को मानना मेरे लिए तकरीबन नामुमकिन था, क्योंकि अगर मैं इस हकीकत को मान लेता और मैं जान जाता कि मेरे सामने जो वजूद मौजूद है ये सर के बगैर है, यानी जिसे आप आम ज़बान में सरकटा कहा करते हैं, ये वैसे ही कोई मखलूक है या फिर एग्जैक्टली सरकटा ही मेरे सामने खड़ा हुआ था। खैर, मैंने जैसे तैसे हाँफते काँपते ये जो रास्ता था इसको बदलने की कोशिश शुरू की। लेकिन अजीब बात ये थी कि जैसे जैसे मैं रास्ता तब्दील करने की कोशिश कर रहा था या मैं चाहता था कि मैं उस रास्ते से उतर के दूसरे रास्ते से या ज़रा दूर से इस हिस्से को क्रॉस कर जाऊं, तो जहाँ जहाँ मैं बढ़ना शुरू करता वो सरकटा, वो अजीब सा आदमी मेरी तरफ बढ़ना शुरू कर देता। अब ये तो हर गुजरते हुए लम्हे के साथ साथ मुझे अपनी गलती का एहसास तो होना ही था, लेकिन बात ये थी कि जो भी मखलूक थी शायद ये मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली थी। खैर, मैंने जल्दी से नीचे उतर के खेतों की तरफ या इस मैदानी इलाके की तरफ भागना शुरू कर दिया। अब जैसे जैसे मैं भाग रहा था मुझे अपने पीछे उस आदमी के भागने का न सिर्फ एहसास हो रहा था, बल्कि मुझे वाज़े उस आदमी के कदमों की आवाज़ अपने कानों में सुनाई दे रही थी। मुझे बस इतना याद है कि मैं 15-20 मिनट तक एक ख़ास सिमत में भागता चला गया हूँ। उसके बाद एकदम से मेरी आंखों के सामने अंधेरा होना शुरू हुआ और शायद मैं किसी चीज़ से टकराने के बाद नीचे गिर चुका था। जब मेरी आंख खुली तो सुबह के तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे का टाइम था, और इन खेतों में, इस इलाके में जो भी लोग काम किया करते थे वो मेरे एतराफ़ में मौजूद थे और मेरे होश में आने पे मुझसे पूछ रहे थे कि रात में क्या हुआ था। खैर, मेरे जो भी खिलौने वगैरह थे, जो मेरी आमदनी का ज़रिया थे, वो सारे के सारे टूट चुके थे। अब इनको अगर मैं उस सरकटे के बारे में बताता तो बात बढ़ती चली जाती। मैं आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से खड़ा हुआ। खड़ा होने के बाद मैंने अपने घर की तरफ बढ़ना बेहतर समझा। उसके बाद भी मैंने उस स्टेशन पे जाके खिलौने फ़रोख्त किए, लेकिन मैं दिन के औकात में अपने घर से निकलता, यानी जब सूरज तुलू हो जाता मैं अपने घर से निकल जाता और सूरज के डूबने से पहले पहले वापस आने की कोशिश किया करता था। अच्छा गाइस, उम्मीद करता हूँ ये जो पहली स्टोरी थी, ये कहानी, ये स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अब हम चलते हैं आज की दूसरी बहुत ही खौफनाक कहानी की तरफ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अब तक इस ऑडियो को, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा। मुझे अच्छी तरह याद है कि 2007 या 8 चल रहा था और उस दौर में मैं एक कॉल सेंटर में एज फ्लोर मैनेजर के काम किया करता था। जी हाँ, मेरा नाम जुनैद है और ये कहानी, ये किस्सा मेरे अपने साथ अब से तकरीबन आप कह सकते हैं कि 15 या 16 साल पहले पेश आया था। ये जो कॉल सेंटर था बेसिकली ये पावर हाउस चौरंगी के करीब मौजूद था। जाहिर सी बात है, हमारा जो घर था इस कॉल सेंटर से कुछ कदम के फासले पे मौजूद था, तो मेरे लिए ये बेहतर था कि मैं इस कॉल सेंटर में जब तक मुझे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल जाती अपनी जॉब को कंटिन्यू करूं। और अच्छी बात ये थी कि जिस कॉल सेंटर में मैं एज फ्लोर मैनेजर काम कर रहा था वहाँ पे ना सिर्फ मुझे तनख्वाह अच्छी दी जाती थी, बल्कि इसके साथ साथ मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता था। तो सच्ची बात यह है कि मैं भी इसी चक्कर में था कि अगर कोई बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली तो तब ही इस कॉल सेंटर को मैं छोड़ूंगा। अदरवाइज़ मेरे घर के पास ये ऑफिस मौजूद है और यहाँ से मुझे अच्छे पैसे मिला करते हैं, तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि इस अच्छी जगह को छोड़ के किसी ऐसी जगह जाया जाए जहाँ पे मेरी जॉब इनसिक्योर हो। तो वैसे ही अक्सर ऐसा होता है कि सैटरडे को हमारे जो बॉस थे आमतौर पे छुट्टी दिया करते थे। ख़ास तौर पे ऐसा होता था कि जब तमाम स्टाफ को सैटरडे को छुट्टी दी जाती थी तो मेरे बॉस मुझे कहा करते थे कि तुम सैटरडे को आके जो भी हिसाब किताब है, यानी पूरे हफ्ते में जितनी सेल्स हुई हैं, जितना हमें कमीशन मिला है, उसका सारा हिसाब कर लिया करो।
अगर तुम हफ्ते को आओगे तो तुम्हें इसके बदले 3 दिन के पैसे एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। जाहिर सी बात है, उस दौर में अगर आप उस दौर की बात करें तो पैसे कमाना इतना आसान नहीं था। और सच्ची बात यह है कि जो मेरे घर के हालात थे, उन हालात के लिए मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता था। तो जब भी मुझे कोई इस तरह का मौका मिलता तो मैं खुशी खुशी अपने बॉस की जो ऑफ़र थी उसको एक्सेप्ट कर लेता। और ख़ास तौर पे छुट्टी के दिनों में ऑफिस जाके एक के बजाय दो, दो के बजाय 3 दिन के पैसे लेके आता। तो वैसे ही एक हफ्ते की रात थी और शदीद सर्दी हो रही थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं शाम के तकरीबन 7-8 बजे अपने ऑफिस के अंदर एंटर हुआ। मेरा ख्याल था कि जो भी मेरा काम है, इस काम को मैं सुबह 5-6 बजे तक मुकम्मल करके यहाँ से वापस अपने घर की तरफ रवाना हो जाऊँगा। खैर, मैंने जब अपना काम करना शुरू किया तो मुझे अच्छी तरह याद है कि रात के 1-1:30 बजे का टाइम हो चुका था। और जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था वैसे वैसे रोड के ऊपर यानी ऑफिस के बाहर का जो हिस्सा था वहाँ पे खामोशी होती चली जा रही थी। खैर, इसी दौरानिए में मुझे एकदम से एहसास हुआ कि जैसे मुझे भूख लग रही है। अब मुझे किचन में जाके जो भी मेरे पास डिनर मौजूद है उसको करना चाहिए। खैर, मैंने जो भी मेरा डिनर था वो निकाला और निकालने के बाद सीधा मैं किचन की तरफ आया। छोटा सा ऑफिस था और इसमें जो किचन था वो भी बड़ा छोटा सा किचन था। हाँ, ये था कि जो किचन के पास एक खिड़की मौजूद थी, उधर से बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा आया करती थी। खैर, जब मैं किचन के अंदर दाखिल होते ही मुझे बेहद ठंडक का एहसास हुआ। आमतौर पे यहाँ पे सर्दी होती थी, लेकिन आज ऐसा लग रहा था जैसे ये जो किचन है ये बाकायदा बर्फ़ के अंदर तब्दील हो चुका है। मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी का एहसास हो रहा था और ऐसा क्यों था ये अल्लाह जाने। बहरहाल, जब मैंने खाना गर्म करना शुरू किया तो इसी दौरानिए में वो जो खिड़की जहाँ से अक्सर हवा अंदर की तरफ आया करती थी वो एकदम से बार बार हवा से टकराने लगी। ऐसा लगा जैसे एकदम से बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चलना शुरू हो चुकी है और ये जो खिड़कियों के दरवाजे हैं या इसके जो पल्ले हैं ये बार बार दीवार से टकराते चले जा रहे हैं। इसी दौरानिए में जब मेरी नज़र बार बार उस खिड़की की तरफ पड़ रही थी तो एक लम्हे के लिए मुझे ऐसा लगा कि इस खिड़की के सामने से कोई बहुत तेज़ी के साथ ना सिर्फ गुजरा है, बल्कि जैसे ही वो गुजरा है तो एक रोशनी सी अंदर की तरफ आई है। अब मुझे ऐसा लगा कि शायद कोई गाड़ी बाहर की तरफ से गुजरी है और उसकी जो भी रिफ्लेक्शन होती है उस रिफ्लेक्शन की वजह से ऐसा महसूस हुआ है। लेकिन कुछ देर के बाद बाकायदा मुझे ऐसा लगा कि एक हल्की सी रोशनी है दोबारा किचन के अंदर आना शुरू हुई है। और जैसे ही वो रोशनी मुझे नज़र आने लगी और जब मैंने पलट के खिड़की की तरफ देखा तो मैंने देखा कि एक औरत बाकायदा खिड़की के उस तरफ खड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका जो हुलिया है वो बहुत बुरा हुलिया है। बहुत बिखरे बिखरे से, गंदे गंदे से, लंबे लंबे से उसके बाल थे। बहुत डार्क टाइप का उसका कॉम्प्लेक्शन था और इसके साथ साथ ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके चेहरे पे बहुत ज़्यादा चोटें लगी हुई हैं। कुछ अजीब सी, परेशान सी, खौफनाक सी उसकी शक्ल थी। और एकदम से इस औरत को अपने ऑफिस की खिड़की के बाहर की तरफ देख के मुझे हैरानी हो रही थी। एक लम्हे के लिए मुझे समझ ही नहीं आया कि जो औरत मुझे नज़र आ रही है बिला आखिर वो कौन औरत है। दूसरी बात ये थी, ये जो खिड़की का उस तरफ वाला हिस्सा था तो उस तरफ वाले हिस्से में अगर आप झांकें तो नीचे यानी ग्राउंड नज़र आया करता था और खिड़की के उस तरफ ना ही कोई छज्जा मौजूद था और ना ही कोई इस तरह की जगह बनी हुई थी जहाँ पे खड़े होके ये औरत खिड़की के ज़रिए अंदर की तरफ झांक सके। जैसे ही मेरे दिमाग ने काम करना शुरू किया और मैंने सोचा कि ये बाहर की तरफ किसी भी तौर खड़ी नहीं हो सकती तो एकदम से मैंने ज़ोर ज़ोर से आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। आप यकीन करें कि जैसे जैसे मैं आयतुल कुर्सी पढ़ रहा था वैसे वैसे ये जो औरत थी ना सिर्फ हंस रही थी बल्कि ऐसा लग रहा था मेरे आयतुल कुर्सी पढ़ने का मजाक उड़ा रही है। आप यकीन करें कि जो मंज़र था ये मेरी ज़िंदगी का खौफनाक तरीन मंज़र था। इसी तरह मैंने एक बार, फिर दूसरी बार और फिर तीसरी बार जब आयतुल कुर्सी की तिलावत जारी रखी तो तीसरी बार पढ़ने पे देखते ही देखते ऐसा लगा जैसे वो औरत एकदम से नीचे की तरफ जा गिरी है। खैर, उसके बाद मैं वापस ऑफिस के अंदर आया और वहाँ से सीढ़ियों के रास्ते होता हुआ सीधा बाहर चला गया। आप यकीन करें कि इस वाक़े के बाद मुझे 4 या 5 दिन तक ना सिर्फ शदीद बुखार रहा बल्कि मुझे बार बार महसूस होता था जैसे मेरे इर्द गिर्द वही औरत या वही चुड़ैल मौजूद है।
अच्छा गाइस, ये जो स्टोरी है ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। स्टोरी इंटरेस्टिंग इसलिए भी है कि जिस जगह की बात कर रहे हैं उस जगह मैं आपसे तकरीबन 15 या 18 साल पहले ना सिर्फ जॉब कर चुका हूँ, बल्कि मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैंने नया नया इंटर किया था तो मेरी पहली जॉब इसी कंपनी में जा लगी थी। ये कहानी कामरान साहब की कहानी है और ये कहानी उनके साथ उस वक्त पेश आई थी जब उन्होंने भी इंटरमीडिएट के पेपर दिए थे। कामरान भाई बताते हैं कि जब मैंने इंटरमीडिएट किया था तो जो मेरे घर वाले थे वो मुझे फोर्स कर रहे थे कि जो तुम्हारे पास टाइम है इस टाइम में या तो कोई कंप्यूटर कोर्स कर लो या फिर कोई जॉब ज्वाइन कर लो कि तुम्हें जॉब के साथ साथ कुछ पैसे मिलना शुरू हो जाएं। खैर मैंने अपने तौर पे कोशिश की और कोशिश करने के बाद गोरा कब्रिस्तान के सामने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग मौजूद है, मैंने वहाँ पे एक कॉल सेंटर के अंदर जॉब ज्वाइन कर ली। बेसिकली हमारी जो शिफ्ट थी वो शाम के 6-7 बजे शुरू होती थी और रात के 2-3 बजे तक चला करती थी। हमारा जो ऑफिस था वो 13 फ्लोर पे मौजूद था। जब हम अपने ऑफिस से फ्री होते और फ्री होने के बाद नीचे आते तो अक्सर ऐसा होता कि जब हम नीचे आ रहे होते तो लिफ्ट बंद हो जाती और हमें सीढ़ियों के रास्ते से नीचे आना पड़ता था। अजीब बात यह थी कि जब हम नीचे आ जाते तो वहाँ आने के बाद जिसके पास कन्वेंस थी वो बआसानी अपने घर चला जाता और जिसके पास कन्वेंस मौजूद नहीं थी तो वो रिक्शे का, ऑटो का या किसी से लिफ्ट का मुंतज़िर रहता। वैसा ही उस रात मेरे साथ हुआ। इत्तफाक से मेरी जो बाइक थी वो ख़राब हो चुकी थी और जब मैं वासी में अपने ऑफिस से निकला तो मैंने रोड क्रॉस किया और रोड क्रॉस करने के बाद ये जो सामने गोरा कब्रिस्तान मौजूद है इसके साथ जो रोड मौजूद है मैं वहाँ जाके खड़ा हो गया। अब जब मैंने रोड क्रॉस किया, रोड क्रॉस करने के बाद मैं सामने जाके खड़ा हुआ तो पहले मुझे कुछ हल्की हल्की सी धीमी धीमी सी खुशबू आना शुरू हुई। ऐसा लगा जैसे कोई फीमेल सेंट है जिसकी स्मेल मुझे महसूस हो रही है। फिर देखते ही देखते ये जो खुशबू थी ऐसा लगा जैसे चंबेली के फूलों की खुशबू में तब्दील हो चुकी है। आप यकीन करें कि 5 या 7 मिनट तक मुसलसल मुझे तेज़ी से खुशबू आती चली गई और एक वक्त ऐसा आया कि मुझे अपने पीछे की तरफ से यानी जहाँ पे गोरा कब्रिस्तान मौजूद था पायल और घुंघरू की आवाज़ आना शुरू हुई। अब जैसे जैसे आवाज़ बढ़ रही थी मैं ना चाहते हुए भी पीछे की तरफ देखने पे मजबूर था और ऐसा ही हुआ कि बिला आखिर एक वक्त ऐसा आया कि जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मुझे ऐसा लगा कि जो गोरा कब्रिस्तान का गेट है उस गेट के सामने कोई औरत खड़ी हुई है। पहले मुझे लगा कि शायद मेरा वहम है, लेकिन आप यकीन करें कि जब मैंने पलट के पीछे की तरफ दोबारा देखा तो मैंने देखा कि एक औरत जिसने बज़ाहिर सफ़ेद कलर का दुल्हनों वाला लिबास पहन रखा है वो वहाँ पे खड़ी हुई है और ना सिर्फ खड़ी हुई है बल्कि उसका जो मुंह है वो मेरी तरफ है जबकि उसकी जो पीठ है वो गोरा कब्रिस्तान की तरफ है। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी का यहाँ पे आने का इंतज़ार कर रही है और इसी सिलसिले में वो कभी आगे होती कभी पीछे होती। यूँ जैसे जैसे वो आगे और पीछे होती तो उसके पाँव से पायल या घुंघरू की आवाज़ सुनाई देती। अजीब बात ये थी कि जब मैं उसके चेहरे पे गौर कर रहा था तो हर दफ़ा गौर करने पे ऐसा लगता था जैसे उसका चेहरा तब्दील होता चला जा रहा है। इसके साथ साथ जब मेरी नज़र उस औरत के पाँव पे पड़ती तो कभी ऐसा लगता उसके पाँव नॉर्मल हैं और कभी एहसास होता जैसे उसके जो पाँव हैं वो उल्टे पाँव हैं। आप यकीन करें कि जब तक मुझे वहाँ पे कोई लिफ्ट नहीं मिली या मेरी कन्वेंस का कोई इंतज़ाम नहीं हुआ मुसलसल मुझे उस औरत की मौजूदगी का न सिर्फ एहसास होता रहा बल्कि ऐसा लगा कि कुछ देर के बाद उस औरत ने बाकायदा मेरा नाम लेके मुझे पुकारना शुरू कर दिया है। खैर जैसे तैसे मुझे लिफ्ट मिली। लिफ्ट मिलने के बाद जब मैं घर पहुंचा तो घर पहुंचते ही मुझे 103-104 बुखार हो चुका था। आप यकीन करें कि इस वाक़े के बाद तकरीबन 11 या 12 दिन तक मेरी इस कदर तबीयत ख़राब थी कि मैं लाख चाहने के बावजूद ना ही ऑफिस जा पा रहा था और ना ही डर के मारे अपने घर से बाहर निकल पा रहा था।